जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका संजू क्लासेस पर। साथियों, कुछ दिक्कतें आ रही थी हमारे जो पुराने चैनल तो यही था लेकिन नाम अलग था, तो उस नाम को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए हमने अपना नाम बदला है और आज से अपने यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा संजू क्लासेज, जो अब हमारे चैनल का नाम नहीं रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने शासन तंत्र की ओर। हमने देख लिया था जहाँ तक वायव्य शासन और अवायव्य शासन तक देख लिया था। आपके सामने शासन तंत्र का डायग्राम दिख रहा होगा, एक बार आप शैक्षणिक दृष्टि से देख लें कि शासन तंत्र का जो मार्ग पूछ लिया जाता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। नासाद्वार से श्वास नली के बाद में आता है उपास्थि वलय से फुफ्फुस में होती हैं पसलियाँ, और फुफ्फुस के बाद में श्वसनिकाएँ के बाद में कूपिका, वायु कूपिकाएँ। ये जो है वो श्वसन तंत्र है। हम आगे जाकर बात करेंगे कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की अपन बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की। तो ये अपना है एरोबिक श्वसन यानी अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। एरोबिक श्वसन यानी वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसको हम ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। और अधिकांश पौधे और पशु कोशिकाएं जो है वो किसका उपयोग करती है? वायवीय श्वसन का उपयोग करती है। अधिकांश पौधे और पशु मतलब पौधों में भी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो भी वायवीय श्वसन है। देखो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये लाइट की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिल रही है। ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि वायवीय श्वसन किस में होता है। तो अधिकांश पौधे और पशु कोशिकाओं के अंदर वायवीय श्वसन देखने को अपने को मिलता है। एरोबिक श्वसन अपने को देखने को मिलता है। एरोबिक श्वसन वायवीय श्वसन की तुलना में अधिक कुशल है, अधिक अच्छा है, क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु के लिए वायवीय श्वसन 38 एटीपी अणुओं का उत्पादन करता है। कितने अणुओं का उत्पादन करता है? 38 एटीपी प्राप्त होती है। किससे? वायवीय श्वसन के दौरान जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें कितनी एटीपी प्राप्त होती है? तो अपने को याद रख लेना, उसमें 38 एटीपी प्राप्त होती है। कितनी एटीपी प्राप्त होती है? 38 एटीपी प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी बोल देते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन के मामले में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। जैसे कि हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी ऐसा होता है। CO2 और वाटर जो है अंतिम उत्पाद के अंदर आते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा मुक्त होने में अधिक समय लगता है। मतलब ऊर्जा ATP मुक्त होती है तो अधिक समय लगता है। किसकी बात कर रहे हैं? वायवीय श्वसन की अपन बात कर रहे हैं। एक बार वापस देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन अधिकांशतः पौधों और पशु कोशिकाओं के अंदर वायवीय श्वसन एरोबिक श्वसन रेस्पिरेशन जो है हमें देखने को मिलता है। जैसा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस में 38 एटीपी के अणु यानी ऊर्जा बना रहे हैं। तो वायवीय श्वसन के अंदर उत्पाद के अंदर एटीपी की कितने अणु बनते हैं? तो एटीपी के बनते हैं साहब 38 अणु बनते हैं। याद रखने की बातें हैं, 38 अणु बनते हैं। ऑक्सी श्वसन और वायवीय श्वसन जो है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। ठीक है, अब अपन देख रहे थे कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक कुशल क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु के लिए उसमें
कितनी मात्रा में अणु एटीपी के अणु मिलते हैं, तो मिलते हैं वो 38 एटीपी के अणु अपने को प्राप्त होता है, उत्पादन के अंदर देखने को मिलता है। और वायवीय श्वसन आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अपने को एग्जाम्पल ध्यान में रख लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा श्वसन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे साथियों वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो चलते हैं अपन आगे, ठीक है। एरोबिक श्वसन के मामले में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी CO2 और H2O जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो अंतिम उत्पाद है वो प्राप्त होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि अधिक समय लगेगा और अधिक मात्रा में अपने को एटीपी के अणु भी प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। ये अपने को याद रख लेना है अधिक से। अब उसके बाद अब हम देखते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो है वो कैसा है। देखो ग्लूकोज जो है वो बदल रहा है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस एनर्जी में प्राप्त हो रही है। किसमें बदल रहा है? ग्लूकोज एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि यहाँ पर अंतिम उत्पाद के अंदर एटीपी के अणु कितने प्राप्त हो रहे हैं साथियों? तो वो प्राप्त हो रहे हैं अपने को 2 एटीपी के अणु अपने को प्राप्त हो जाते हैं एनर्जी के अंदर। किसके अंदर? अवायवीय श्वसन के अंदर, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये याद रखने की बात है। अवायवीय श्वसन यानी अनोखी श्वसन, यानी किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यह कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है? ये कोशिका द्रव्य में होता है। बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह के अंदर ये इसके अंदर होता है। तो इसकी हम पूरी बात करेंगे कि जो अवायवीय श्वसन है वो बैक्टीरिया, यीस्ट कोशिका, प्रोकैरियोट्स और मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन करती है। मांसपेशी कोशिका क्या करती है? अवायवीय श्वसन करती है। और वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन कम कुशल है। अवायवीय श्वसन केवल 2 एटीपी अणु पैदा करता है, और जबकि वो वायवीय श्वसन था वो 38 एटीपी के अणु प्राप्त करवा रहा था। तो वो अधिक कुशल था। और ये कम कुशल क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर जो है अपने को 2 एटीपी के अणु प्राप्त करवा रहा है। तो ऊर्जा कम प्राप्त हो रही है तो कुशल भी कम होगा, और ऊर्जा अगर ज़्यादा प्राप्त होती है तो कुशल ज़्यादा होगा, अधिक उत्पादन दे रहा है तो वो अच्छा है। तो वो क्या हो गया? अधिक ऊर्जा प्राप्त करवा रहा है तो वो कुशल भी अधिक हो गया। कौन? वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन क्या है? वो कम कुशल है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन के उदाहरण की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट कोशिकाएं हो गई, प्रोकैरियोट्स हो गई, और मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर भी अपना अवायवीय श्वसन देखने को अपने को मिलता है। यही बात करते हैं कि अवायवीय श्वसन जो है वो उसके अंदर ग्लूकोज किसके अंदर बदल जाता है? ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है एथेनॉल प्लस CO2। एथेनॉल प्लस CO2 के अंदर ब्रेक डाउन होता है, और अपने को जो यहाँ पर एनर्जी प्राप्त होती है वो केवल और केवल 2 एटीपी प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 2 एटीपी अपने को यहाँ पर प्राप्त होती है। 2 एटीपी यहाँ पर प्राप्त अपने को हो जाती है, ठीक है। और 2 एटीपी प्राप्त हो गई, और अपने देखा कि इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया और यीस्ट सेल्स हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल या लैक्टिक एसिड और CO2 होते हैं। अवायवीय श्वसन एक बहुत तेज प्रक्रिया है। तो धीमी प्रक्रिया तो क्या थी? वायवीय श्वसन थी, क्योंकि उसके अंदर 38 एटीपी के अणु बन रहे थे। और जो तेज प्रक्रिया है ऑक्सीजन की, अवायवीय श्वसन की, वो अवायवीय श्वसन की है। तो उसके अंदर 2 एटीपी बनते हैं, और अंतिम उत्पाद के अंदर ये ध्यान रखना है अपने को साथियों कि अंतिम उत्पाद के अंदर एथिल एल्कोहल
या फिर अपन बोल सकते हैं कि लैक्टिक एसिड अपने को प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या प्राप्त हो रहा था अपने को, चलो आप देख लेते हैं उसके अंदर क्या प्राप्त होता है। कहाँ गया अपना, यहाँ पर 38 ATP के अणु प्राप्त होते हैं और H2O और CO2 अपने को अंतिम उत्पाद के अंदर देखने को मिलती है। और उसमें जो है वो लैक्टिक एसिड और CO2 जो है वो अंतिम उत्पाद के अंदर देखने को अपने को मिल रही है। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसे लगी, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। जय हिंद। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना चैनल का नाम नया हो चुका है, संजू क्लासेज। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ नए कंटेंट के लिए PDF प्राप्त हो इसकी क्लासेज की, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संजू क्लासेज से जुड़ कर के प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।